यहाँ 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों में ही कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। गुजरात और महाराष्ट्र के हैं ये दोनों सैलानी जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए। गुजरात से एक महिला सत्संग में शामिल होने के लिए ऋषिकेश आई थी। वहीं दूसरी कोविड पॉजिटिव एम्स की एक महिला डॉक्टर हैं जो बेंगलुरु से लौटने पर यहां पॉजिटिव पाई गई। महाराष्ट्र की रहने वाली बताई जा रही है महिला डॉक्टर। दोनों ही मरीजों का ऋषिकेश एम्स में टेस्ट किया गया और स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक दोनों मरीजों की हालत ठीक है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दोनों ही केस उत्तराखंड के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ेंगे क्योंकि ये बाहर से आए हैं। भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। भारती, इन दोनों महिलाओं के बारे में बताएं कि इनका टेस्ट किस तरह से हुआ जब ये पॉजिटिव पाई गई और इससे पहले कहाँ कहाँ ये होकर आई थी, क्या ये सब अब जांचा जा रहा है? देखिए, स्वास्थ्य सचिव का ये कहना है मेघना कि ये जो दोनों ही पेशेंट हैं माइल्ड सिम्टम्स इनमें कोरोना के नए वेरिएंट के हैं। पिछले 2-3 दिन से ये बीमार थी और जब इनके टेस्ट किए गए तो ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और इनमें दोनों ही मरीजों में कोविड के नए वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो पाए गए हैं। अब आपने पूछा ये कहाँ गई, तो एक महिला जिसकी उम्र 57 वर्ष बताई जा रही है वो ऋषिकेश आई थी गुजरात से सत्संग में शामिल होने के लिए। उसके बाद उन्हें सर्दी खांसी बुखार हुआ तो फिर ऋषिकेश एम्स में उनको वो गई इलाज के लिए। तो वहाँ उनका जब टेस्ट हुआ तो वो कोविड पॉजिटिव आई हैं। जो दूसरी पेशेंट बताई जा रही है वो एम्स की ही डॉक्टर बताई जा रही हैं जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी और वो बेंगलुरु से हाल ही में लौट कर आई थी। उनको होम आइसोलेशन पे रखा गया है। क्या प्रोटोकॉल आजमाया जा रहा है रही है और चारधाम यात्रा के मद्देनजर देश भर से लोग जो हैं वो आ रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। कई टूरिस्ट प्लेस के लिए भी लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर अपने सभी अस्पतालों को रख दिया है। रैंडम सैंपलिंग की भी कहीं अब जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई है कि 2 पेशेंट जो हैं वो पाए गए हैं जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है, तो अब इस दिशा में भी स्वास्थ्य विभाग काम करने जा रहा है। जी धन्यवाद आपका भारती। इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 2 महिलाओं में कोविड के लक्षण पाए गए, उसके बाद टेस्ट हुआ तो वो कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, खतरे की कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं। अब खबर उन लोगों के लिए जो लोग गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के 3 प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ये साफ कर दिया है कि पात्र गोल्डन कार्ड धारकों को पूरी तरह से इलाज में सुविधा दी जाएगी। महंत इंद्रेश अस्पताल, जॉली ग्रांट अस्पताल और ग्राफिक एरा अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश जारी किया और साफ कहा कि इलाज के जिन लोगों के पास भी गोल्डन कार्ड मौजूद है उन सभी लोगों को सभी जरूरी चिकित्सक सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए तीनों ही अस्पतालों में। धामी ने यह भी कहा कि अपने हर नागरिक को समय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का लक्ष्य और सर्वोच्च दायित्व है कि वक्त पर सही इलाज मिल सके। सरकार निर्धन और जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत भी निःशुल्क उपचार की सुविधा दे रही है। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज दिल्ली में होनी और इसके लिए सीएम धामी अधिकारियों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बार मजबूती से उत्तराखंड का पक्ष रखने की तैयारी है। नीति आयोग की मीटिंग में सीएम पर्यावरणीय सेवाओं के बदले उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देने की सालों पुरानी मांग को रख सकते। एक बार फिर सीएम चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और पर्यटन के दृष्टि से हर साल आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने के एवज में विशेष केंद्रीय सहायता की मांग भी उठा सकते हैं। इसके अलावा अवस्थापना, विकास कार्यों के विस्तार और निर्माण लागत का विषय भी मुख्यमंत्री की ओर से रखा जा सकता है। रविवार को सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में बड़ी गड़बड़ी मिली है। केंद्र से मिलने वाली स्कॉलरशिप योजना में गड़बड़ी की बात सामने आई है। 1353 स्कूल मदरसों की जांच होगी। सबसे ज्यादा हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। डीएम और एडीएम की जांच समिति गठित की गई है। शासन ने 1 महीने के अंदर रिपोर्ट की मांग की है।
अगर हम कहें कि कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर डेमोग्राफी चेंज के अहम पड़ाव पर खड़ा है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। सीएम धामी के निर्देश पर जैसे जैसे बाहर से आए लोगों की जांच हो रही है, यानी कि सत्यापन हो रहा है, हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। कुमाऊं के एंट्री गेट हल्द्वानी में ये लाइन उन संदिग्ध चेहरों की है जो बिना दस्तावेजों के ही यहां रह रहे हैं। बनभूलपुरा की झुग्गी और कच्ची बस्तियों से पुलिस इन संदिग्धों को निकाल लाई है। इसमें बड़ी संख्या बिहार, बंगाल और बांग्लादेश से आए संदिग्धों की है, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। इसमें देखिए दोनों तरह के लोग हैं, क्योंकि इसमें मिडिल मैन भी हमें जो लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ डेवलपर्स सो कॉल्ड हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, और जो स्थानीय लोग भी इस गांव के हैं जिनके नाम पर ये मूलतः जमीन रही होगी, उनके द्वारा भी विक्रय किया गया है। इन संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि इनमें बड़ा हेरफेर है। इसलिए सभी की बायोमेट्रिक जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जमीनों की जांच के मामले भी हैरान करने वाले हैं। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर अपने कुछ % कमीशन के लालच में बड़ा खेल कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों का जो आधार कार्ड है सिर्फ देखा नहीं गया, आधार कार्ड में ये भी चेक किया गया कि आधार कार्ड ऑथेंटिक है या नहीं है। माई आधार का इस्तेमाल करके चेक किया गया। इसके अलावा किसी में अगर डाउट था तो PMJY जो हमारा आयुष्मान भारत है उसमें भी राशन कार्ड की डिटेल्स होते हैं, वहाँ से मैच करके देखा गया। फिर भी जहाँ पे डाउट है तो उसके लिए आधार के बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से भी लॉक करके चेक करवाया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोग का पुलिस सत्यापन नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, उन लोगों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और साथ साथ में उनका जो चालानी कार्रवाई वो भी करी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर संदिग्ध पश्चिम बंगाल के कुछ विशेष जिले से हैं। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनके पास उत्तराखंड के कई दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि आखिर ये दस्तावेज बनाने में इनकी मदद किसने की। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर MDDA का बुलडोजर गरजा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर एक्शन लिया और विकास नगर के सहसपुर के शेरपुर गांव में हाईवे किनारे 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। वहीं कार्रवाई शुरू होते ही भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। लगातार मिल रही शिकायत के बाद SDM विकास नगर के निर्देश पर MDDA की टीम पहुंची। टीम ने सुनील कुमार नामक शख्स द्वारा 5 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। उत्तराखंड को यूपी से अलग हुए 25 साल हो गए, लेकिन संपत्तियों पर कब्जे के विवाद न सुलझना उत्तराखंड की पब्लिक पर भारी पड़ रहा है। बनबसा में तकरीबन 100 साल पुराना पुल टूटने की कगार पर है, पर यूपी सिंचाई विभाग परमिशन नहीं दे रहा। तो रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग ने जमीन खाली करने के लिए दुकानदारों को नोटिस थमा दिए हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है चंपावत जिले का बनबसा बैराज। करीब 100 साल पुराना बैराज और पुल कभी भी टूट सकता है। पुल सिर्फ कहने को उत्तराखंड में है। ये नेपाल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है, लेकिन उत्तराखंड का सिंचाई विभाग इसकी मरम्मत तक नहीं करा सकता, क्योंकि इस पर पूरा कंट्रोल और कब्जा यूपी सिंचाई विभाग का है। अब रुड़की की तस्वीर देखिए, जहां गुरुवार को चाट बाजार से लेकर बोट क्लब तक नोटिस थमाए गए। यूपी सिंचाई विभाग ने अपनी जमीन खाली करने के लिए धमकी भरे अंदाज में नोटिस थमाए कि दुकानदार परेशान हो गए और कभी भी यूपी सिंचाई विभाग का बुलडोजर इन दुकानों को तोड़ सकता है। हरिद्वार की खड़खड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के बाद स्नान और अस्थि विसर्जन के लायक गंगा जल नहीं मिलता, जबकि गंगा उत्तराखंड से निकलती है। हरिद्वार भी उत्तराखंड में है, लेकिन हरिद्वार में नहरों पर, घाटों पर पूरा कंट्रोल और कब्जा यूपी सिंचाई विभाग का है। इकबालपुर नहर से हरिद्वार के किसानों को सिंचाई के लिए गंगा का पानी नहीं मिलता, क्योंकि यूपी सिंचाई विभाग ये नहीं चाहता और इसीलिए होने भी नहीं देता।
अब किसान को पानी लेना हो, टूटा पुल बनाना हो, अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन करना हो, दुकान बनानी हो, हर काम के लिए यूपी सिंचाई विभाग को हाथ जोड़कर मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वरना उत्तराखंड का सिंचाई विभाग पत्ता भी नहीं हिला सकता और ये हाल राज्य बनने के बाद 25 साल बाद का है। यूपी सिंचाई विभाग की इस दादागिरी से परेशान पब्लिक हो रही है। अतिक्रमण जो जहाँ भी मैपिंग हो रही है, मैपिंग के बाद जो भी चिन्हित हो जाते हैं पहले उनको नोटिस दिया जाएगा। अगर अस्थायी निर्माण है तो त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल हटाए जा रहे हैं और जहाँ पक्के निर्माण कहीं हैं पुराने, अभी नया निर्माण तो कोई नहीं है, उनको मैपिंग और लीगल कार्यवाही करके समय दिया जाता है। राज्य बनने के बाद दोनों ही राज्यों में संपत्ति विवाद निपटा दिए गए होते तो 25 साल बाद यूपी सिंचाई विभाग उत्तराखंड को ऐसे हर रोज आंखें नहीं दिखा पाता। पर्यटन, ऊर्जा, वन, रोडवेज जैसे कई विभागों के मसले बीते सालों में सुलझ चुके हैं, लेकिन पानी, जमीन, पुल, डैम, खेतों में सिंचाई, यूपी सिंचाई विभाग का इनमें सबसे बड़ा रोल है और उसके आगे उत्तराखंड का सिंचाई विभाग बेबस है। पूर्व सिंचाई मंत्री और नेता विपक्ष यशपाल आर्य की माने तो यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार ने बात आगे बढ़ाई थी, पर अब सभी जगह बीजेपी सरकार होने के बाद भी बात बन नहीं रही, जबकि सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज विवाद सुलझने का भरोसा दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी डैम है वो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन है और हमारा इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी अधिकार नहीं है और निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ ये सौतेला व्यवहार दोनों सरकारें कर रही हैं। कहा ना कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और देश में भी बीजेपी की सरकार है। परिसंपत्तियों का बंटवारा आज तक नहीं हो पाया है। मेरा मानना है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्तियाँ यूपी के अधीन है। नहीं, इसमें हम योगी जी के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और उनके सामने अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। हमने कहा कि 3-3 महीने में रिव्यू होना चाहिए और जो हमारे छोटे नाले वाले हैं उनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि निकासी हो सके पानी की। जब पानी भर जाता है तो उसकी निकासी नहीं हो पाती है और काफ़ी अतिक्रमण हमारे नालों पे हो चुका है। मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं और क्या धामी जी भी जा रहे हैं और वहाँ जा कर के पूरी बात करेंगे और जो भी मसले अभी बिना जो सुलझे हुए नहीं हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। यूपी से अलग हुए 25 साल हो चुके हैं और 25 साल बाद भी यह हाल है कि यूपी सिंचाई विभाग की धमक के आगे उत्तराखंड के कई काम अटके और लटके हैं। उत्तराखंड के सामने बात और मिन्नतें करने के अलावा कोई रास्ता फिलहाल नहीं है और ऐसे में तब तक पुल बनाने, अस्थियां बहाने, नहर में पानी चलाने और दुकान बचाने के लिए भी पब्लिक को परेशान होना ही पड़ेगा, अपनी ही जमीन के लिए रोना ही पड़ेगा। रुड़की से मनोज, अल्मोड़ा से किशन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड की जमीन पर यूपी सिंचाई विभाग के कब्जे के बाद हालात कितने खराब हैं, इसका उदाहरण रुड़की में दिख रहा है। राज्य बनने के बाद से लेकर आज तक रुड़की के सोलानी पार्क का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। पार्क यूपी और उत्तराखंड परिसंपत्तियों के बंटवारे की भेंट चढ़ गया है। इस विवाद की भेंट हालांकि सोलानी पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 8 करोड़ का बजट भी मंजूर हो चुका था, जिसका निर्माण कार्य एचआरडीए को करना था, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग ने काम शुरू करने की मंजूरी ही नहीं दी, जिससे मामला अधर में लटक गया। यूपी सिंचाई विभाग का कहना है कि पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए विभाग ने एक योजना बनाई है, जिसका काम इस साल के अंत में शुरू होगा। बीच का पार्क है, उस पर किसी अन्य संस्थाओं को हम कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। उस पर विभाग की तरफ से एक योजना तैयार है और तैयार करके जब वो स्वीकृत हो जाएगी, नहीं वो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो एचआरडीए उसमें नहीं काम कर सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल इसी साल मतलब इस वित्तीय वर्ष में है उसका प्लान। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को लेकर हाईकोर्ट ने कई निर्णय दिए हैं। अभी तक कोर्ट ने बोर्ड में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति को हरी झंडी दी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका का स्कोप और बढ़ा दिया है और खेल सचिव को आदेश दिया है कि राज्य के सभी स्टेडियम सुबह 7 बजे से लेकर शाम यानी कि रात 8 बजे तक युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खोले जाएं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों राज्य में आईपीएल और बड़े स्तर पर क्रिकेट नहीं हो रहे, पौड़ी टिहरी में क्यों स्टेडियम तैयार नहीं किए जा रहे। वहीं अदालत ने क्रिकेट एसोसिएशन को आदेश दिया है कि सोमवार को वो सचिव खेल को प्रत्यावेदन देंगे और उस पर जल्द उनको निर्णय लेना।
स्पेशल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकेगी और जो उसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर जो इलेक्शन ड्यू है उसको भी रेटिफाई कर सकेगी। तो रिट के स्कोप को इनलार्ज करते हुए खेल सचिव को ये आदेश दिए कि देहरादून में जो स्टेडियम है और जो हल्द्वानी में स्टेडियम है इसको CAU को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके दिया जाए, जिससे कि क्रिकेट की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस भी हल्द्वानी और देहरादून में कंडक्ट कराए जा सकें। तो उत्तराखंड में आज से 26 मई तक तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अलर्ट जारी किया। नैनीताल, पिथौरागढ़ में तेज बारिश का अलर्ट है और इसी के साथ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंधी की भी चेतावनी है। रविवार के लिए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर में तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को हेमकुंड साहिब के कपाट खोल रहे हैं। इससे पहले न्यूज़ 18 की टीम भी हेमकुंड साहिब पहुंच गई। यहां अभी पवित्र गुरुद्वारे को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। धीरे धीरे सिख यात्री भी हेमकुंड पहुंचने लगे हैं। वहीं हेमकुंड में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। गुरुद्वारे का सरोवर भी पूरी तरह से जमा हुआ है। हेमकुंड का पहला दल शनिवार को गोविंद घाट से हेमकुंड के लिए रवाना होगा, जिसके बाद 25 मई को धाम के कपाट खुलेंगे। चमोली की विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब यात्रा रविवार से शुरू हो रही है, लेकिन इससे आप इस यात्रा मार्ग पर 6 किलोमीटर के ट्रैक पर बड़े बड़े ग्लेशियर अभी भी नजर आ रहे हैं। 50 मीटर लंबे ग्लेशियर हेमकुंड साहिब के पैदल मार्ग पर दिखे हैं। और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पहले यहां मौजूद लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे खुले। मंदिर के कपाट खुलने के वक्त कई श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं अब शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मण जी की विशेष पूजा अर्चना और महाअभिषेक किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 4,77,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं धीरे धीरे चारधाम यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। हर रोज 20,000 से 21,000 यात्री पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम। बात गंगोत्री और यमुनोत्री की कर लेते हैं तो यहां भी 4,29,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 2,22,000 यात्री अब तक पहुंचे, जबकि गंगोत्री में 2,07,000 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए हैं। चारों धामों में सुविधाओं से यात्री संतुष्ट दिख रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा को लेकर बॉर्डर के ग्रामीणों और पिथौरागढ़ प्रशासन के बीच आम राय बन गई है। डीएम की मौजूदगी में मीटिंग हुई और इसी दौरान तय हुआ कि गौरीकुंड के लिए शटल सर्विस शुरू की जाएगी। साथ ही ग्रीन टैक्स के लिए ग्रामीणों को इजाजत दी गई है, लेकिन टैक्स सरकारी संस्था के माध्यम से होगा। इसके अलावा घोड़ों की किराया का भी कम करने पर सहमति बनी है। यही नहीं, यात्रियों को स्वस्थ और ट्रेंड घोड़ों में ही सफर करवाया जाएगा, ये निर्देश दिए गए हैं। सेवा के लिए गाड़ियां अतिरिक्त रूप से लगाने के लिए उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई। दूसरा, उनके द्वारा ये कहा गया कि वहां पर जो शुल्क लेते हैं, जो न्यूनतम यात्री वाहन से किसी से अगर लेते हैं, प्राइवेट वाहन से नहीं लेंगे, वो यात्री वाहन से जो लेंगे उसका वहां पर एक रजिस्ट्रेशन और उसकी उपयुक्त व्यवस्था करेंगे। आदि कैलाश में यात्रा के दौरान जो घोड़े और खच्चरों का उपयोग किया जाता है वो पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए और वो टैगिंग किए हुए, इंश्योरेंस और अच्छे स्वस्थ घोड़े होने चाहिए। इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई है।
पिथौरागढ़ में कम्युनिटी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू हो गया है। पंचशूल प्लस नाम का रेडियो कुमाऊं का पहला ऐसा एफएम रेडियो है जिसका संचालन इंडियन आर्मी करेगी। हिल से दिल तक टैगलाइन वाले एफएम के जरिए जहां आर्मी खुद को लोगों से कनेक्ट करेगी, तो वहीं इसके जरिए एंटरटेनमेंट और सूचनाएं भी मिल सकेंगी लोगों को। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे पिथौरागढ़ का सेना से करीबी रिश्ता रहा है। यहाँ पर हर परिवार किसी न किसी तरह इंडियन आर्मी से जुड़ा है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में अब सेना का पहला सामुदायिक एफएम रेडियो भी अहम रोल अदा करेगा। पंचशूल प्लस नाम के एफएम रेडियो का प्रसारण 28.8 पर होगा और ये कम्युनिटी रेडियो आर्मी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और LAC पर बसे गाँव को एक सूत्र में पिरोएगा। यहाँ की जो कम्युनिटी है, इसकी जो डेवलपमेंट, इस रीजन की जो डेवलपमेंट है, इसके साथ कैसे इसका तालमेल किया जाए और इंडियन आर्मी इसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रही है उसको कैसे कम्युनिटी और रीजन तक पहुंचाया जाए। रेडियो के जरिए सैलानियों के साथ ही लोगों को भी मौसम और रोड के बारे में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही आर्म्ड फोर्स, पूर्व सैनिक, महिला लीडरशिप और युवाओं को भी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। कुमाऊनी परंपराएं, लोक संगीत और पर्वों को आगे बढ़ाने में भी पंचशूल प्लस अहम रोल अदा करेगा। और यही नहीं, लोक कलाकारों और स्टूडेंट्स के लिए सेना का एफएम रेडियो काफी मददगार साबित हो सकता है। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पंचशूल जो हमारे उत्तराखंड का विशेष तौर पर सोर घाटी का जो कल्चर है, यहाँ की जो विशिष्टता है, यहाँ के जो गायन है, यहाँ का जो वादन है, यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ की जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको भी सामने लाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा। अच्छा इनिशिएटिव लिया है आर्मी ने कि हमको एक रिमोट टाउन है पिथौरागढ़ और उन्हें हमें रेडियो स्टेशन प्रोवाइड किया है। सो इट्स आई थिंक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और ऊपर से ये हमारे स्कूल में खुला है तो हम बच्चों को भी अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखने को मिल रहा है कि हाउ टू रियली डू रेडियो। पंचशूल प्लस एफएम रेडियो जहां 70% एंटरटेनमेंट प्रोग्राम प्रसारित करेगा, वहीं 30% इंफॉर्मेशन भी लोगों को मिलेगी। इंफोटेनमेंट एफएम रेडियो बॉर्डर के इलाकों की समस्याओं और विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा का केंद्र भी बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पौड़ी नगर पालिका और श्रीनगर नगर निगम प्रशासन इन दिनों आपस में भिड़े हुए हैं। दरअसल नगर पालिका पौड़ी के क्षेत्र में बीते दिनों अचानक से निराश्रित गौवंश की तादाद में बढ़ोतरी आ गई। पौड़ी नगर पालिका प्रशासन का आरोप है कि इसके पीछे श्रीनगर नगर निगम प्रशासन है, जो अपने क्षेत्र के गौवंशों को पकड़कर इस क्षेत्र में यानी कि पौड़ी नगर पालिका में छोड़ रहा है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर नगर निगम प्रशासन द्वारा इन गौवंशों को पौड़ी के गडोली में छोड़ा गया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नगर निगम की गाड़ी दिख रही है। इसके बाद पालिका के सभासदों और स्थानीय लोगों ने ADM से मामले की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। अपने शहर की वाहवाही लूट के साहब हमने यहाँ से सांडों को कहीं दूर शिफ्ट कर दिया है और आप शिफ्ट करने के बजाय आप पौड़ी गडोली बाईपास रोड पे छोड़ के आ गए हैं। कठोर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये ऐसा छोटा मोटा मामला नहीं है। हमारे नगर में पहले से ही बहुत उत्पात मचा रखा था बैलों ने, और फिर दूसरे नगर से भी अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे लिए व्यवस्था बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। हम जनपद में हर जगह गौशाला निर्माण की हम कार्रवाई कर रहे हैं, हर जगह व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके बावजूद यदि नगर निगम के माध्यम से यहाँ भेजा गया है तो बहुत गलत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में मेरी नगर निगम के जो हमारे वहाँ जो इंचार्ज हमारे SDM साहब हैं, उनको भी मैंने अवगत करा दिया, वो जाके चेक कर लें कि उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया।